Hello everyone. So we have completed 4 lectures of our economic series and this is the 5th lecture. बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं. अब हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ की डेप्थ में जाएंगे, सवाल देखेंगे क्या आते हैं और आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस में क्या सवाल आते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा सबसे बड़ा इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ RBI. RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एवरीबडी नोज दिस. ठीक, इट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. कैसे गार्जियन, क्यों गार्जियन, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. सो देखो, द गार्जियंस मैंडेट, आरबीआई का मैंडेट है क्या. ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स. कौन से बैंक नोट्स इशू होंगे, 500 के होंगे, 1000 के होंगे, 2000 के होंगे, 10 के होंगे, कितने होंगे, ये सब आरबीआई का है. कीपिंग ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व्स क्या होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग अपने पास, हमारी कंट्री रिजर्व रखती है. जैसे हमारा आप देखते होगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि हमारे आरबीआई के पास कुछ डॉलर रखे हैं, कुछ युआन रखे हैं, कुछ पाउंड्स रखे हैं, तो वो रखते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इन्हें यूज़ करेंगे. विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. आरबीआई का मेन काम यही है कि स्टेबिलिटी रहे. मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल, आर्थिक. ये नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है आरबीआई को संभालने की. ठीक. जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री. क्रेडिट सिस्टम मतलब ये जितना भी लोन वोन दिए जाते हैं, इसकी परसेंटेज क्या होगी. जैसे आप देखते हो ना कि आप अगर कार लोन लेने जाओ तो 10% पे मिलेगा, होम लोन लेने जाओ तो 8% पे मिलेगा. तो ये कौन बताता है कितने परसेंट पे हो सकता है. तो ये सब रेगुलेट करता है आरबीआई. ठीक है. टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. राइट, सिंपल सी चीज़. अब देखो, प्रीलिम्स का सवाल यहाँ से बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है. कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935. कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे, हिल्टन यंग कमीशन. ठीक. स्टैच्यूटरी बेसिस, स्टैच्यूटरी मतलब इसके लॉफुल, कौन से लॉ के बेसिस पे बना था ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक. एक और एक्ट आता है आरबीआई एक्ट 1949. कमेंट्स में आप मुझे ये बताएंगे कि उससे क्या होता है. जब ये बन गया 1934 के एक्ट के हिसाब से, तो 1949 के एक्ट से इसको क्या मिलता है. आपको ये बात मैं बता दे रहा हूँ कि एक और एक्ट है 1949 में. क्या एक्ट है और उससे क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे आज. ठीक है. स्टैच्यूटरी बेसिस ये है. अब देखो, यहाँ से सवाल आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स, आई थिंक 2021 में आया था, कि गवर्नर जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, ये सवाल था. ठीक. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इट इज़ गवर्नड बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. ये दिया हुआ था ऑप्शन में. ठीक है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी में एक आपका होता है आरबीआई का गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब देखेंगे आगे. ठीक. लेट्स गो अहेड. देखो, कौन सा एक्ट था, 1934 वाला एक्ट. ठीक. 1934 में एक्ट है और 1935 में सबसे पहले आरबीआई बन गया. ठीक. आपको ये याद रखना है, मतलब पता होना चाहिए कि शुरू में ना एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, ये सरकारी नहीं था, शेयर होल्डर्स का था. जिसने उसके शेयर्स ले रखे थे उसका बैंक था वो. ठीक है. उसके बाद सेकंड आता है 1949, जब हमें आज़ादी मिल चुकी है. उसके बाद हुआ कि यार अब देश में ना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो ये सारी चीज़ें करे. तो इस बैंक को, जो पहले प्राइवेट बैंक था, उसको नेशनलाइज किया गया 1949 में. अब आप शायद समझ पाओगे कि 1949 में उस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी. टू अलाइन विद द नेशंस डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. और इसने क्या करा है, कई इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक नाबार्ड, आपको पता होगा. नहीं पता है तो आगे देखेंगे नाबार्ड क्या होता है, क्या करता है. आईडीबीआई, यूटीआई, ये सारी चीज़ें बनाने में आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. हमें याद ही रखना है 1935 में बना, पहले प्राइवेटली ओन्ड था. फिर 1949 में एक और एक्ट आया जिससे कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया. ठीक.
और सबसे बड़ा इसका काम आता है फिर 1991 में। 1991 में क्या हुआ था हम डिस्कस कर चुके हैं, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बना दिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई का फिर मेन काम क्या हो गया, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, पढ़ेंगे हम, बैंकों को सुपरवाइज करना कि भाई एसबीआई सही से काम कर रहा है कि नहीं, पीएनबी सही से काम कर रहा है कि नहीं, या आईसीआईसीआई बैंक लोन महंगे क्यों दे रहा है, ये बैंक सुपरविजन करना। एंड ओवरसीइंग द पेमेंट सिस्टम, कि चेक सही से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यूपीआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर आरबीआई के अंडर, ठीक है। देखो सबसे बड़ा इसका काम क्या है, फॉर्जिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। द प्राइमरी रोल ऑफ आरबीआई इज टू एंश्योर अ स्टेबल मॉनेटरी एनवायरनमेंट। अच्छा मुझे बताओ, स्टेबल मॉनेटरी एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी देश में, आर्थिक स्थिति उसकी एक स्टेबल क्यों होनी चाहिए। देखो अगर तुम्हारी कंपनी है, ठीक, तो तुम एक देश ए में पैसा क्यों लगाओगे, तुम्हें पता है कि भाई मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, हर कोई इसी रीज़न से लगाता है। पर अब वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, वहाँ की करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई एकदम से, जैसे तालिबान में हो गया, जैसे श्रीलंका में हो गया। लोगों के पास ट्रक ट्रक भर के नोट थे, पर उनकी वैल्यू, उनसे वो लोग क्या कर सकते हैं, वो उससे जाके एक मतलब 1 किलो आटा ले पा रहे हैं, ट्रक भर के उनके पास नोट है, क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिर ऐसे देश में कोई भी अपना पैसा नहीं डालना चाहता, हर कोई इस देश से भागना चाहता है, इनकी कोई पावर नहीं रह जाती दुनिया में, इनके लोग गरीबी भुखमरी में चले जाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्टेबल मॉनेटरी एनवायरनमेंट, और उसको लाने का मेन काम है आरबीआई के पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके लिए वो करता है, इट फॉर्मुलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और उसे चलाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या काम है इसका, इशूअर ऑफ करेंसी, कौन सा नोट जाएगा, कितने का जाएगा, कितने जाएंगे, गड्डी में क्या होगा, वो सब ये देखता है, ठीक है। एक कॉइन होता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के साइन होते हैं, बाकी हर नोट पे आप देखोगे कि आरबीआई गवर्नर का ही साइन होगा, उसमें लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इतना अमाउंट, ठीक है। आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं हमेशा। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। देखो ये सवाल ना प्रीलिम्स का इजी सवाल बन सकता है कि आरबीआई के इन 4 में से क्या क्या काम है, मॉनेटरी अथॉरिटी, इशूअर ऑफ करेंसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। मैंने अभी आपको बताया कुछ डॉलर अपने पास रखता है, कुछ पाउंड्स रखता है, कुछ युआन रखता है, ठीक। अब आप एक बात समझो, जैसे कि बाहर से कुछ आया हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, तो हमने उसके बदले उन्हें रुपए दिए, हम बाहर से कुछ ले रहे हैं तो हम उनको डॉलर दे रहे हैं, तो वो जो डॉलर आ रहा है वो मेरे पास नहीं आ रहा है, वो आरबीआई रख ले रहा है, और आरबीआई उन डॉलर के बदले मुझे रुपए दे देता है, तो आरबीआई के पास डॉलर्स इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक। इसी को वो बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। एंड इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ की मार्केट्स। की मार्केट्स क्या है, जैसे हमने भी देखा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स थे, कैश मैनेजमेंट बिल्स थे, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स याद है 91 डेज वाले होते थे, तो ये सब ट्रेड होते हैं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहा था, तो ये सब ट्रेड होता है। कोई भी चीज़ अगर ट्रेड हो रही है, एक आदमी ले रहा है दूसरे आदमी खरीद रहा है, तो उसको देखने के लिए कि ये काम सही से हो रहा है एक बॉडी होती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉडी होती है आरबीआई। जब आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड कर रहे होते हो, कुछ खरीद बेच रहे होते हो, तो एक बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये चारों काम आरबीआई के हैं, फाइन, ये चारों हमने देख लिया, ये सब हमने पूरा पूरा पढ़ लिया। फॉरेन करेंसी, इंडिया के पास गोल्ड कितना है, एसडीआर्स कितने हैं। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर आईएमएफ की करेंसी होती है, ये हम जब आईएमएफ पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। तो ये सब देखता है आरबीआई, राइट। और देखो यहाँ से भी सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में, आरबीआई से बहुत सवाल आते हैं। एक तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी इसका मेन काम है, और इसका एक काम है कि इंटेग्रिटी ऑफ एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, बैंक्स,
कि बैंक सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है बैंक। मान लो आपने देखा होगा कई बार ना कुछ बैंक एकदम से बंद हो जाते हैं और कहते हैं कि यार अब लोग भाग रहे हैं कि हमारा पैसा उस बैंक में था, आप फंस गए। आपने भी तो अपना पैसा किसी बैंक में रखा होगा, मान लो अपने एक्सिस बैंक में अपना पैसा रखा है, कल को एक्सिस बैंक में कुछ अंदर घोटाला हो जाए तो भाई आपका जो 50 लाख रुपए अगर पड़ा है उसमें, तो वो तो पूरा रिस्क में आ जाएगा। तो आप किसके पास जाओगे? तब आप जाओगे आरबीआई के पास। आरबीआई उसका सॉल्यूशन निकालो भाई, कुछ करो। ठीक है, तो ये होता है पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम, बैंक्स। फिर एक चीज़ होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इन सबको कौन देखता है? आरबीआई। देखो, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, देखता है कि बैंक और एनबीएफसी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, बैंकर टू बैंक्स, अगर बैंक्स को पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम बैंक के पास चले गए, लोन दे दो। अब बैंक को चाहिए, वो कहाँ जाएगा? कई बार हो सकता है ना बैंक को ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, तो वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर टू बैंक्स। ये सवाल पूछा जा चुका है आई थिंक 2022 में, एक बार चेक कर लेना। एंड ओवरसाइट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, हमारा जो भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, ऑनलाइन हम पैसा भेज रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हैं, वो सब देखता है आरबीआई। ठीक है, आगे आओ। इंश्योरिंग अ साउंड एंड सिक्योर बैंकिंग सेक्टर, इजी, यही बात है। 1934 ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड 1949 के हिसाब से आरबीआई की जो पावर्स हैं वो किस किस को रेगुलेट करती हैं? कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को। क्या होते हैं ये, क्या फ़र्क होता है इनमें? हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा बैंकिंग पर ही है। ठीक है, वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होंगे, नाम से पता चल रहा है रूरल एरियाज़ में कुछ बैंक खोले जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? कई लोग मिलकर इन बैंक्स को कोऑपरेटिव की तरह खोलते हैं। डिटेल में बात होगी, इसमें टेंशन मत लेना। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? हमारे नॉर्मल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब कमर्शियल बैंक, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ये। फिर दूसरी चीज़, ठीक है, तो ये इनको कंट्रोल करता है, ये एनबीएफसी को कंट्रोल करता है, प्राइमरी डीलर्स को कंट्रोल करता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को क्रेडिट करता है। ठीक, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर के लिए पैसा देता है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये हाउसिंग के लिए पैसा देता है। एक्सिम बैंक, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई मतलब इम्पोर्ट, इनको देखने वाला बैंक होता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देखने वाला बैंक होता है ये। तो इन सारे बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, आपको याद रखना है। इन पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नया बैंक बनना है, उसके वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसका एक लाइसेंस होता है, वो कौन देता है? आरबीआई। ठीक है, अभी आप देखते हो कि आप किसी ऐप में रजिस्टर करते हो तो वो कहता है केवाईसी पूरी करो। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नेम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, क्या कैसे होगा वो सब बताता है आरबीआई। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, सीआरआर और एसएलआर कितना होना चाहिए ये बताता है आरबीआई। अब ये जो पॉइंट है ये हमें यहीं पर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्या होता है सीआरआर और क्या होता है एसएलआर। आगे तो बहुत डिटेल डिस्कशन है इस पर मैं आपको क्रक समझाता हूँ। देखो, अब एक हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसको कहते हैं बैंक रन, आगे आएगा भी, देखना। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। देखो, बैंकों के बैंक कैसे काम करते हैं, एक मिनट के लिए समझना। तुमने बैंक में 100 रुपये डाले, ठीक, अब बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट, मान लो 90 रुपये, वो अब तुम्हारे तो अकाउंट में डाल रखे हैं ना अपने, उसने इसमें से 90 रुपये आगे किसी को लोन में दे दिए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये डाले थे, उन सबके 90 रुपये उसने आगे लोन में दे दिए। ठीक है, तुम्हें उसने दिया 3% का इंटरेस्ट, उससे उसने लिया 10% का इंटरेस्ट, तो बैंक की हो गई बढ़िया कमाई। बैंक ऐसे ही कमाते हैं।
तुम्हारा पैसा हम पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ अपना काम करो। आगे किसी को लोन दे दिया, उससे ज़्यादा लिया, शॉर्ट हो गया उनका। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट। अब देखो एक सिचुएशन, मान लो 1 मिनट के लिए कि 100 रुपये तुमने बैंक में डाले, उसने 100 के 100 आगे दे दिए, इस बंदे ने भी 100 डाले, इसने 100 के 100 आगे दे दिए। ठीक, अब तुम पहुंचे बैंक के पास कि यार ज़रा मुझे 50 रुपये विड्रॉ करने हैं अपने एटीएम से। तो बैंक तो दे चुका है आगे, अब क्या करेगा वो? अब वो तुम्हें कहाँ से 50 ला के देगा? प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए आरबीआई लाया एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या बताता है कि देख भाई, जो भी तुम पे टोटल डिपॉजिट्स आ रहे हैं ना लोगों के, मान लो 1 लाख रुपए है, तो कैश रिजर्व रेशियो मतलब उसमें उसका मान लो 5% कैश तुम्हें आरबीआई के साथ सबमिट करना है हमेशा। समझ में आ रही? ये नहीं कि तुम सब आगे दिए जा रहे हो, नहीं, वो वहाँ दे दो, कल को ज़रूरत पड़ी, हालत टाइट हुई तो मैं आऊँगा और तुम्हें बचा लूँगा। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, इस आइडिया का नाम है। आगे तो डिटेल में बात करेंगे कितना होता है, बैंक अपने पास रखता है या आरबीआई के पास रखता है, एवरीथिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी आइडिया समझो कि सीआरआर क्या है, कैश को रिजर्व में रखने का रेशियो, कि थोड़ा कैश अलग रखो। ठीक, अच्छा एक और सिचुएशन मानो ज़रा 1 मिनट के लिए। मान लो 100 लोग, मतलब किसी ने अपने 100 रुपये बैंक में जमा करे, इसने भी 100 रुपये करे, इसने भी 100 करे, इसने भी 100 करे, बैंक के पास है 400 रुपये। अब इसने इसमें मान लो सीआरआर को फॉलो किया और केवल 300 रुपये आगे दे दिए। पर अब ये एकदम से सात चारों लोग पहुंच गए, हमें हमारे 100 रुपये चाहिए, हमें 100 रुपये दो। अरे भाई 300 रुपये तो मैं आगे दे चुका, मैं कहाँ से दूंगा 100 रुपये? तो बैंक के पास हालत हो गई ख़राब। इनको खबर मिली, बैंक, मान लो इनको खबर मिल गई कि बैंक बंद होने वाला है, तभी ये लोग पैनिक होके पहुंचे, बैंक के पास पैसा नहीं। अब बैंक क्या करे? इस सिचुएशन को कहा जाता है बैंक रन। बैंक रन, कि लोग रन करके बैंक में जा रहे हैं अपना पैसा निकालने। किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई साहब बैंक बंद हो रहा है, सब आ गए। अब बैंक बंद हो रहा हो या ना हो रहा हो, बहुत बढ़िया हालत में था, तब भी भाई उस पर पैसा थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो आगे दे चुका होता है। ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। इस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन। और अगर कभी बैंक रन की सिचुएशन आ जाए तो कौन आएगा बचाने? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी समय में जो बचाता है उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जैसे कि जो कि हमारा है आरबीआई। ठीक, जैसे यहाँ पे भी यही समझाया गया है। अगर कभी बैंक रन की सिचुएशन आ गई, देखो बैंक रन क्या होता है, इट इज़ अ पैनिक ड्रिवन इवेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स विदड्रॉ देयर फंड्स। पैनिक होता है, बहुत सारे लोग भागते हुए आते हैं कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, बिग फियरिंग कि बैंक बंद हो जाएगा। तो दिस मास विड्रॉल कैन इटसेल्फ ट्रिगर अ डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब इतने विड्रॉ करने लगे, बैंक बंद हो नहीं रहा था पहले, पर इतने सब लेने आ गए, अब भाई उसे बंद होना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बैंक रन। और इस सिचुएशन में आरबीआई करता है इंटरवेंशन। ये इमरजेंसी फंड्स देता है कि चलो यार, जब लोन आएंगे आएंगे, अभी जो लोग पैसा लेने आए हैं उनके तो दो, भले ही पूरे मत दो, 100 पर 80 तो दे दो, कम से कम घर तो जाए वो शांति से। ठीक, तो इसको, दिस एक्शन प्रोटेक्ट्स द डिपॉजिटर्स एंड प्रिवेंट्स फेलियर ऑफ वन बैंक। समझ में आ गई बात? तो हमने पढ़ा सीआरआर क्या होता है। ऐसे ही एक और रेशियो होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी कुछ ऐसी चीज़ है कि आप कुछ चीज़ें अपने पास लिक्विड रखो हमेशा। ये नहीं है कि तुमने सारा पैसा लोन में दे दिया, सारा पैसा एफडी में दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कुछ लिक्विडिटी रखनी होती है आपको। इट इज़ कॉल्ड एसएलआर। ठीक, ये दोनों आइडियाज़ आगे हम डिटेल में करेंगे, पर मैंने आपको इसलिए बता दिया, आपको पता होता क्या है, राइट। थोड़ा सा पैसा आपको रिजर्व में अपने पास रखना पड़ता है, आरबीआई बोलता है बैंक्स को रखना है, ताकि अगर बैंक रन जैसी कोई सिचुएशन बने तो आप बच पाओ। राइट, क्लियर? चलो अब एक चीज़ देखो, रिसेंटली आप देखते हो कि आरबीआई का काम में एक चीज़ और आ गई है, जिसमें है हमारा मॉडर्न पेमेंट सिस्टम्स। मॉडर्न पेमेंट सिस्टम्स में क्या हुआ है, एक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट आया था 2007 में, और इसमें बोला गया था कि कोई इंसान या कंपनी काम ही नहीं कर सकती अगर आरबीआई उसे ऑथोराइज ना करे। ठीक है, जैसे कि
जब ये यूपीआई वगैरह, पता किसने बनाया, कौन देखता है यूपीआई पेमेंट्स को? उसको देखता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी है जिसे आरबीआई ने ऑथोराइज करा है कि हाँ तुम कर सकते हो। जो आपके रुपे कार्ड्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, जो आपका पूरा यूपीआई है वो ये देखते हैं। जो आपका पूरा आईएमपीएस ट्रांसफ़र होते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एक बैंक से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना, वो भी एनपीसीआई देखता है। ठीक, आपका जो फास्टैग है जो गाड़ियों पे लगता है पैसा कटने के लिए, वो भी पूरा एनपीसीआई देखता है। तो पहले तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि एनपीसीआई इन चारों को देखता है, ये होना चाहिए पता। एनपीसीआई क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो आरबीआई ने ऑथोराइज करी है, और ये इस एक्ट के अंडर ही बनी है। ठीक है, सरकारी ही है ये बॉडी। आरबीआई ने इसे कहा तुम ये संभालो भाई डिजिटल मामला। तो आरबीआई डायरेक्ट तो ऊपर से देखता ही है, पर डायरेक्ट नहीं देखता। डायरेक्टली कौन देखता है? एनपीसीआई। ठीक है, समझ में आई बात? आरबीआई क्या देखता है डायरेक्टली? क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, इंडिया से बांग्लादेश में पैसा भेज रहे हो तो कौन भेज रहा है भाई साहब? ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, अमेजोन पे, पेटीएम वॉलेट, ये सब, कार्ड, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, ये सब देखता है आरबीआई। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सवाल आते हैं। कुछ स्कीम्स चलाता है ये आरबीआई। एक तो हमने सीधा काम देखा भाई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रही, उसके लिए इसने क्या करा? सीआरआर, एसएलआर, ये सब लगाता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, एनबीएफसी को बताता है क्या करना है। पर एक काम और है इसका, ये डेवलपमेंट भी करना चाहता है। सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका गोल प्रॉफिट से ज़्यादा है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए वो क्या करता है? ये क्या करता है ये पता है? इनके स्ट्रैटेजी क्या हो है कि कुछ जगहों पे पैसा हमें देना है, लोगों से सेविंग्स में पैसा आ गया, बैंक उन्हें लोन में देने ही वाला है, पर इनकी कोशिश रहेगी यार एग्रीकल्चर को दे दो थोड़ा पैसा, या फिर आजकल सोलर एनर्जी को दे दो, जो चीज़ें अच्छी हैं। या फिर मान लो हेल्थ केयर में पैसा जाना चाहिए। अगर दो लोग आ रहे हैं, एक कह रहा है मुझे गाड़ी लेने के लिए लोन चाहिए, एक कह रहा है भाई साहब मेरे को ना अपना खेत में कुछ इन्वेस्ट करना है उसके लिए चाहिए, तो वो चाहेगा कि यार इधर जाए पैसा। तो ये कैसे करेगा वो आरबीआई? तो उसके लिए वो क्या लाता है, एक उसका प्रोग्राम रन होता है जिसको कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाम से समझ आ रहा है, ऐसे कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी लेंडिंग के दौरान। लेंडिंग मतलब देना। ठीक, अब जैसे पीएसएल में इसने बोल दिया कि यार आपको एक अमाउंट बोल दिया कि जितने भी लोन दे रहा है, मान लो एसबीआई है, तो एसबीआई जितने भी लोन देगा उसका 40% जो है वो पीएसएल में जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और बोल दिया इसमें या तो आप एग्रीकल्चर को दो, या एनर्जी को दो, या एजुकेशन को दो, 40% पैसा इन्हीं जगहों पे जा सकता है। तो इसको कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखो अच्छे से समझो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? इट इज़ अ मैंडेट रिक्वायरिंग बैंक्स टू एलोकेट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर लेंडिंग टू सेक्टर्स दैट माइट नॉट अदरवाइज रिसीव टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। कि जो भी तुम टोटल लोन दे रहे हो उसका एक परसेंटेज तुम्हें इन्हीं सेक्टर्स में देना है। अब इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, टारगेट से याद करना। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब जो होते हैं इनको बोला गया है तुम्हारा 40% पीएसएल में जाना चाहिए। ठीक, और कुछ होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, याद कर लेना, रट लेना, ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। इनके तो टोटल लोन्स का 75% यहीं जाना चाहिए। तुम ये नहीं है तुम किसी ठेकेदार को ही लोन दिए जा रहे हो, अरे इनको कौन देगा? गरीबों को। तो इन बैंक्स के लिए 40% और रीजनल रूरल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 75%। क्या क्या है? जैसे एग्रीकल्चर है, मैंने आपको बताया, क्रॉप लोन, फार्म मशीनरी, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है उसे दो, एमएसएमई छोटी कंपनियां जो होती हैं उन्हें दो, कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, उसे दो, एजुकेशन के लिए दो, किसी को घर बनाना है उसको दो। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हॉस्पिटल के लिए दो, वीकर सेक्शन अगर कोई है, कोई वुमेन है, कोई एससी एसटी है वो मांगने आया है उसे दो। समझ में आ रही है बात? और अगर आपने कम पड़ गया, आप कि आपने नहीं दिया 40%, तो जितना आपका कम रह गया, मान लो 36% ही आप दे पाए, 30% दे पाए, तो जो बचेगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा एक फंड में। इसके लिए फंड भी बना रखे हैं इन्होंने,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना दिया, उसमें देना पड़ेगा वो पैसा जो बचा। इसलिए बैंक चाहते हैं कि भाई आपके पास फ़ोन आता हो ना, भाई साहब लोन ले लो, लोन ले लो, तो उन्हें लोन देना है एक तो उसके लिए, और एग्रीकल्चर वालों को तो और देना है, उनको मिनिमम टारगेट मीट करना होता है। फाइन। तो एक तो हो गया डेवलपमेंट को पीएसएल के थ्रू करते हैं। दूसरी एक स्कीम चलती है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या होती है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, नागपुर है आपका, ठीक, तो नागपुर में सारे बैंक हैं, ठीक है, पर उन बैंक्स में भी एक बैंक को लीडर बना दिया जाता है। लीड बैंक का मतलब है लीडर बैंक। वो बैंक लीड करता है क्रेडिट कोऑर्डिनेशन को, कि भाई तुमने कहाँ कितना पैसा दिया, तुमने कितना दिया, तुमने कितना दिया। सारे बैंक्स का आपस में एक सिस्टम होता है जिसमें वो देखते हैं कि हमें किसको लोन देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, और उसमें एक बैंक को चुन लिया जाता है लीड बैंक। इसी स्कीम को कहा जाता है लीड बैंक स्कीम। अलग अलग बैंकों से बात नहीं करेगा आरबीआई की, आईसीआईसीआई से अलग बात कर रहा है, एसबीआई से अलग बात कर रहा है, नागपुर के नहीं, एक बैंक चुन लिया, उसका काम है अब कि अंदर भाई सबका एक वो लगाओ, और मैं बस तुमसे बात करूंगा कि काम हो गया या नहीं, राइट। ऐसे ही एक काम करता है आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड। अब जैसे किसान को लोन चाहिए होता है तो पीएसएल तो है ही उसके पास, पर उसको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है। क्या है, अब यार उसको ना यूरिया खरीदना है, पैसे हैं नहीं। पैसे कब आएंगे, जब ये पूरी की पूरी जो भी उसने प्रोड्यूस करा है वो बिक जाएगा, तब आएंगे पैसे। पर ज़रूरत पैसे की अभी है, इन्वेस्टमेंट तो खेत में पहले लगता है। तो उसको दे दिया गया क्रेडिट कार्ड कि जाओ एटीएम कार्ड की तरह से स्वाइप करो, तुम्हें मिल जाएगा, और इसका पेमेंट तब कर देना जब तुम्हारे पास पैसा आगे से आ जाए। तो बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे बहुत ईजी तरह से इनको लोन मिल जाता है। एक बार वापस से देखेंगे और क्या क्या काम होते हैं आरबीआई के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स होते हैं। आपका अकाउंट कहाँ होगा, आपका अकाउंट होगा एक एसबीआई के साथ या पीएनबी के साथ या आईसीआईसीआई बैंक के साथ। पर गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं आपने पढ़ा होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं पॉलिटी में, आर्टिकल 266 पढ़ा है, 267, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे पॉलिटी में आपको मिलेगा। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये कौन मैनेज करता है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, आरबीआई। हो सकता है वो यहीं से सवाल आया, अब सेंट्रल तो आपको पता हो पर स्टेट में आप कंफ्यूज हो जाओ, पर स्टेट के भी आरबीआई ही करता है, ठीक है। रिसीव्स एंड पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं गवर्नमेंट को पैसा देना है तो वो आरबीआई ही देता है उसकी जगह पे, ठीक है। और अगर कभी उनको कुछ खर्चा ज़्यादा हो गया या कोई मिसमैच हो गया डेबिट क्रेडिट में, तो उसको बैलेंस करता है आरबीआई। किसके थ्रू, थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस फैसिलिटी। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रेपो रेट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, डेट मैनेजर फॉर गवर्नमेंट। डेट क्या होता है, उधार, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो पैसा लेती है पब्लिक से या जो लोन देती है, ठीक है, वो सब आरबीआई के थ्रू ही करा जाता है, राइट। तीसरा, गवर्नमेंट को एडवाइज़र की तरह एक्ट करना। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन जब हो रहा था तो मोदी जी ने अपने काफ़ी मिनिस्टर्स से बात नहीं करी थी, बट आरबीआई गवर्नर से बात करी थी, क्योंकि नोट तो वही छापेंगे ना नए, राइट। एडवाइस ली थी मैं करूँ ना करूँ। उस टाइम के जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे वो तो कहते हैं मैंने मना किया था, अब कहते हैं वो, बट इट्स नॉट रेलिवेंट। द थिंग इज़ कि आरबीआई का काम गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र की तरह एक्ट करना भी है। तो अगर ये सारे ऑप्शन भी लिखे हों आपके ऑप्शंस में प्रीलिम्स में, तो दीज आर राइट, फाइन। फिर एक टर्म आता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये रिसेंटली आज से 2 साल पहले बहुत न्यूज़ में था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। बेसिकली अब एक बात बताओ, आरबीआई के पास कई तरह से पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो बैंक्स जब पैसा लेते हैं ना आरबीआई से तो वो आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो आरबीआई कमाता है। अगर मान लो उसके पास गोल्ड है बहुत सारा और उस गोल्ड की वैल्यू बहुत बढ़ गई तो वो कमाता है।
ठीक है, वो कई जगह आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट अगर मैच्योर होते हैं तो पैसा आता है। तो आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। हुआ क्या, 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमें पैसा दो, इतना पैसा तुम क्यों रखे हुए हो भाई, गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करो। तो ये जो पूरी डिबेट हुई थी, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। कि कितना एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि अगर आरबीआई के पास अमाउंट है तो उसमें से कितना गवर्नमेंट को जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कितना आरबीआई के पास रहना चाहिए रिजर्व में, उस चीज़ को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। जैसे देखो यहाँ पर आ जाओ, 2012-13 में यहाँ पर 33,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करे गए थे आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट को, पर 18-19 में कितने करे गए, इतने करे गए। तो ये कंट्रोवर्सी हुई थी। 20-21 में कितने करे गए, 1 लाख करोड़ के आसपास करे गए। ठीक है, तो कई लोग कहते थे कि इससे आरबीआई को दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट कहती थी नहीं हमारा को ज़रूरत है हम लेंगे। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट था, तो ये बहुत न्यूज़ में आ गया था। देखो आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम हमने देखे, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक्स एट रेपो रेट, राइट। सॉरी, तो गवर्नमेंट तो आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देता है उनका इंटरेस्ट आता है, उससे कमाता है। ये सारा जो पैसा है उससे एक अमाउंट इकट्ठा होता है और उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा वो बताता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, राइट। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसके अंदर लिखा है कि आरबीआई हैज़ टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व टू हैंडल एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। कल को कोई दिक्कत है तो पैसा होना चाहिए, इतना भी ट्रांसफ़र मत कर देना कि तुम पर ही कुछ ना बचे, और उसमें क्या है जो बचे उसे ट्रांसफ़र कर दो। तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, बिमल जलान कमेटी। इसने कहा कि भाई फाइनल बताओ फिर गवर्नमेंट को कितना ट्रांसफ़र करा जाए, जब ये कंट्रोवर्सी हो गई। तो फिर उसने बोला कि एक काम करो, तुम एक रिस्क बफर रखो 5.5 से 6.5%, ये अपने पास रख लो और बाकी जो बचता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, याद रहेगा। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे गार्जियन के लिए, गार्जियन का मतलब यहाँ पर है आरबीआई। क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है आरबीआई, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी। सुना होगा आपने बिटकॉइन के बारे में काफ़ी कुछ, क्या होता है बिटकॉइन, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ऐसी करेंसी है जो दिखती ही नहीं है, हमने एक वर्चुअल करेंसी बना दी है। ठीक है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये आप सबको मैं साइंस एंड टेक में पढ़ाता हूँ। ठीक है, एसेंशियली क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी मानो जिस पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। अब आरबीआई का अगर कंट्रोल ही नहीं है और सब लोग क्रिप्टो करेंसी में ही लेन देन करने लगे तो फिर रुपए में कौन करेगा, फिर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और 100 चीज़ें करते हैं उसका कौन लेगा उसका काम। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन जो है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी को निपटने के लिए आरबीआई एक चीज़ लेके आया है, सीबीडीसी। क्या होता है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या फिर इसे कहते हैं डिजिटल रूपी। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक रूपी का ही डिजिटल फॉर्मेट रिलीज़ कर दिया है क्रिप्टो करेंसी से लड़ने के लिए कि आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ मत करो, अगर आपको डिजिटल मनी चाहिए तो हम आपको दे रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बट ये अभी बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाया है, तो अभी हमें इसको नहीं, इसके बहुत डीप में जाना है। ये बेसिकली आरबीआई था, आरबीआई की सारी चीज़ें थी। अब इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर कल आपका अपलोड होगा वापस से, एंड उसमें हम लोग और डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि हम बैंकिंग की बात करेंगे जो कि अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो बी रेडी, एंड इन केसेस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट हियर। टेलीग्राम लिंक में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन इट, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, रेगुलर क्विज होती रहती हैं। सो जो भी करना है आप करो, कोई डाउट हो पूछो। थैंक यू।